संविधान में स्पष्ट तौर से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लिखा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, नहीं दिया जा सकता, नहीं दिया जाता। फिर भी ये संविधान को देखिए, यही संविधान का यही हत्या किया, संविधान की हत्या किया ये कांग्रेस ने और तृणमूल कांग्रेस ने। आज जहां जहां पर उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया, तो जहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है वहां पर स्वयं रोजगार और नौकरियां और उद्योग और रोजगार अब वहां पर उत्पन्न होते हैं। और उनकी अगर हम गिनती करते हैं, जो इसका सर्वे आया है, तो वो करोड़ों में संख्या जाता है। मुझे बताइए, ये देश का जब बंटवारा हुआ था तो किस आधार पे हुआ था? देश का बंटवारा हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ तो ये तो धर्म के आधार पे हुआ था। तो फिर हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं की आबादी कैसे घट रही है? और ये जो कार्यकाल की रिपोर्ट आई है, ये कांग्रेस की। इसका मतलब देश के अंदर जो ये हिंदू आबादी घटी है, इसका पूरा कारण अगर कोई है तो ये कांग्रेस पार्टी। नमस्कार, मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं बवंडर इंडिया टीवी। लोकसभा चुनाव का 5वां चरण पूरा हो गया है। पूरे भारत देश में हर एक पार्टी के नेता अपने अपने पार्टी को ज़्यादा सीट दिलाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं में एक जोश भर रहे हैं। इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं का एक नारा है, इस बार 400 पार, फिर से मोदी सरकार। आज हम आए हैं महाराष्ट्र के प्रवक्ता शैलेश पांडे से बात करने के लिए कि किस तरह से इस लोकसभा चुनाव में 400 पार पूरा होने वाला है। क्योंकि लोगों का ऐसा कहना है कि बीजेपी इस बार शायद 300 पार भी ना जाए। कई लोग तो ऐसा भी कह रहे हैं कि इस बार इंडिया अलायंस का सरकार बनने वाली है। इसलिए बात करते हैं शैलेश पांडे जी से कि आखिर में जो इस बार का नारा है 400 पार, वो किस तरह से आएगा। कि कई लोग नाराज हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, उनके कार्यों से। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, ये देश का सौभाग्य है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जैसा विश्व नेता आज हमारे देश हिंदुस्तान को मिला है। आज उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी विश्व की 1 नंबर की पार्टी हुई है। और पिछले 10 सालों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास के काम किए हैं, वो अद्वितीय काम है। आज चाहे विकास की बात हो, चाहे विरासत की बात हो, चाहे महिला कल्याण की बात हो, गरीब कल्याण की बात हो, युवाओं के विकास की बात हो, किसानों की बात हो, मजदूरों की बात हो, सभी का, सबका साथ सबका विकास की बात करें। मैं कुछ प्रमुख मुद्दे आपको उंगलियों पे गिनाता हूं। ऐसे मैं गिनाने जाऊंगा तो हजारों मुद्दे, लेकिन प्रमुख तौर से आज जिस कारण 550 से ज्यादा वर्षों का संघर्ष रहा श्री राम जन्मभूमि मंदिर का, लाखों राम भक्त शहीद हुए और उनको सच्ची श्रद्धांजलि और देश के विरासत को आराध्य भगवान श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि मंदिर निर्माण करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। देश में गरीब कल्याण के लिए 25 करोड़ से ज्यादा गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। देश के अंदर 4.5 करोड़ से ज्यादा गरीबों को, जिनके पास मकान नहीं था, अपना खुद का छत नहीं था, उनको छत देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। जिन माताओं बहनों के आंख धुएं से खराब हो जाते थे, ऐसे 11 करोड़ बहनों को उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी में सिलेंडर देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी जी ने महिला उत्थान के लिए आज नारी अभिनंदन अधिनियम के लाकर 33% आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। देश के अंदर ऐसे अनेक डेवलपमेंट के काम किए हैं। अनेक 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को शौचालय बनाने का काम उन्होंने किया। और उसके साथ अगर आप देखते हैं तो करीबन 80 करोड़ लोगों का, ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है अवधेश जी। 80 करोड़ क्या होता है? 80 करोड़ नागरिकों को अनाज देने का काम मुफ्त में ये नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं आज के डेट में। और 140 करोड़ लोगों के उत्थान के लिए, विकास के लिए वो सतत दिन रात मर रहे हैं। 365 दिन में एक दिन छुट्टी नहीं लेते, सिर्फ 4 घंटे सोते। पूरा उन्होंने जीवन भारत माता के चरणों में समर्पित कर रहा है। और उन्होंने ये कहा है कि 2047 तक भारत माता को विकसित भारत बनाना है, विश्व गुरु बनाना है। ये लक्ष्य, ये संकल्प, ये मोदी की गारंटी इस देश के लिए है। और देखना, इन्हीं जो सारे काम है, आज डेवलपमेंट की बात करें तो रोजाना
38 किलोमीटर से ज्यादा हाईवेज का काम नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में 10 साल में हुआ है। रोज 38 किलोमीटर से ज्यादा रोड हाईवे बन रहा है। आज कश्मीर के अंदर चिनाब जो ब्रिज बना है, दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज वो बना। सरदार पटेल की जो मूर्ति, दुनिया की सबसे बड़ा मूर्ति वो बनी। आज अहमदाबाद में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम उन्होंने बनवाया। दुनिया के ऐसे बहुत बड़े बड़े डेवलपमेंट के काम हैं जो नरेंद्र मोदी जी ने न भूतो न भविष्य किया। युवाओं के लिए रोजगार नहीं है, ऐसा बिल्कुल रोजगार दिया। आज देखिए, आज मैं बताता हूँ, लोग कहते हैं रोजगार दिया। सरकारी रोजगार जो सरकार के माध्यम से दिया गया वो तो दिया गया, उसके साथ ही आज जहां जहां पर उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया, तो जहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है वहां पर स्वयं रोजगार और नौकरियां और उद्योग और रोजगार वहां पर उत्पन्न होते हैं। और उनकी अगर हम गिनती करते हैं, जो इसका सर्वे आया है, तो वो करोड़ों में संख्या जाता है। मुझे बताइए, बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बना है बनारस में, बनारस का पूरा विकास किया, तो उसके वजह से वहां पे पर्यटन नहीं बढ़े। आज देखिए, जो लोग दूसरे देशों में जाते थे वो विदेश में ना जाके आज वो लोग हिंदुस्तान में आ रहे हैं। अयोध्या में देखो, वहां पे कितने आखिर फिर क्या वजह है कि विपक्ष हमेशा आरोप लगाता है युवाओं के रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ गई है, इस तरह का, लोगों के पास इनकम नहीं है, वो भी तो एक लोगों के बीच की बात है। विपक्ष का काम है अवधेश जी आरोप लगाना। विपक्ष हमेशा आरोप, महंगाई तो बढ़ गई है, आरोप नहीं, महंगाई कहाँ बढ़ी है। मैं आपको पॉइंट के हिसाब से बताता हूँ। एक समय था जब इंदिरा गांधी थी, उस समय 28% से ज्यादा महंगाई ऊपर चली गई थी। उसके बाद में मनमोहन सिंह के समय 12% से ज्यादा महंगाई थी। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में 4% महंगाई थी। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, जो पिछले कांग्रेस की सरकार में 11% महंगाई थी पिछले उनके कार्यकाल में, आज हमारे कार्यकाल में 3.46% महंगाई की दर है। ये गवर्नमेंट का डेटा है, ये शैलेश पांडे का डेटा नहीं है। आप कोई भी वेबसाइट गूगल करके वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। पगार बढ़ी है, लोगों का आवक बढ़ा है, लोग की इनकम बढ़ी है, उसकी अपेक्षा महंगाई कम है और देश तो अभी आपने जिस तरह से महंगाई की बात की, रोजगार की बात की, रोजगार युवाओं को मिल रहा है, लोगों को घर मिल रहा है, क्या वजह है कि विपक्ष आरोप लगाया? दूसरी बात, राहुल गांधी ने भी एक आरोप लगाया कि संविधान खतरे में है। मैं राहुल गांधी की बात का कोई महत्व नहीं देता हूं, देश भी नहीं देता है। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि जब देश में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई, नरेंद्र मोदी जी ने और भारत हमारी एनडीए ने, हम विकास के मुद्दे पर जनता के साथ गए। लेकिन हम विकास अपना काम बताकर 10 साल का और भारत माता को 2047 में विकसित भारत बनाना है, इन बातों के साथ देश के जनता के पास गए। लेकिन कांग्रेस के राहुल गांधी ने और एनडीए अलायंस ने हर जगह ये भ्रम और अफवाह फैलाना चालू किया कि देश का संविधान खतरे में है और मोदी जी आएंगे तो देश का संविधान खत्म कर देंगे। इसमें ऐसा है, मोदी जी ने स्पष्ट तौर से बोल दिया है कि कोई माई का लाल देश का संविधान नहीं खत्म कर सकता है, और ये मोदी जी की गारंटी है। तो फिर वो क्यों बार बार कह रहे हैं संविधान खतरे में है? वो इसलिए कह रहे हैं, मैं तो उनके ऊपर कहता हूं कि वो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। राहुल गांधी से मैं पूछता हूं, देश का संविधान कांग्रेस ने बार बार खतरे में लाया। और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे, सबसे पहले संविधान के मूलभूत ढांचे के साथ खिलवाड़ किया गया। आप संविधान में देखे होंगे, भगवान श्री रामचंद्र का दरबार की फोटो था उसके अंदर, भगवान नटराज की फोटो थी उसके अंदर, हनुमान जी की फोटो थी उसके अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज का फोटो था, महाराणा प्रताप का फोटो था। ये सारी फोटो को हटाने का काम इन कांग्रेस ने किया। यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी चेंजेस उन्होंने किया, कांग्रेस ने किया। मैं बताता हूं आपको, फ्रीडम ऑफ स्पीच पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान से खत्म किया। इंदिरा गांधी ने कितने बार संशोधन किया? 40 बार से ज्यादा संविधान के अंदर बदलने का काम इंदिरा गांधी ने किया। इनके सारे प्रधानमंत्रियों ने किया, मनमोहन सिंह ने किया, नरसिम्हा राव ने किया। देश में कांग्रेस के राज्य में कुल 110 बार संविधान में संशोधन, संविधान में बदलाव, छेड़छाड़ संविधान को में किया गया, कांग्रेस ने किया। और मेरा प्रश्न है, देश की जनता इनसे प्रश्न पूछती है आपके चैनल के माध्यम से, कि जब पहली बार देश के ढांचे के साथ, संविधान के साथ आपने खतरे में लाया था, आपने 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, देश में पत्रकारों को जेल में ठूस दिया गया, विरोधी दल के सारे नेताओं को जेल में ठूस दिया गया, समाज सेवकों को ठूस दिया गया, जबरदस्ती अत्याचार अन्याय किया गया, तब देश का संविधान इन्होंने खतरे में लाया था। 1984 में सिख दंगा करवाकर लाखों सिखों भाइयों की हत्याएं करवाई, तब
तब देश का संविधान खतरे में आया था। 1990 में कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों की हत्याएं की गई, उनके घरों को जला दिया गया, उनकी बहन बेटियों को ये कहा गया, मस्जिद से ऐलान किया गया कि हिंदू कश्मीर छोड़ दो, तुम्हारी बहन बेटियों को यहीं रहने दो और तुम छोड़ के भाग जाओ। तो उन्हें संविधान नहीं दिखा। तब संविधान खतरे में आया था, तब उनको नहीं दिखा था ये संविधान। जब भगवान श्री रामचंद्र के मंदिर निर्माण में हजारों हिंदुओं कार सेवकों की हत्याएं की गई, सरयू नदी खून से लाल हो गई थी, तब देश का संविधान खतरे में आया था। देश का संविधान तब खतरे में आया था जब इन कांग्रेसियों ने हिंदुओं पे अत्याचार किए, हिंदू मुसलमान के हजारों दंगे इस देश के अंदर करवाए। ये क्या बात करते? देश का संविधान इन्होंने खतरे में लाया। और ये तो डर है, मैं कहता हूं ये डर है, ये मोदी से डर गए हैं, इसलिए ऊट पटांग बात कर रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। लेकिन मैं विश्वास के साथ कहता हूं, इस देश की जनता बहुत जागरूक है और देश की जनता इनके भ्रम में फंसेगी नहीं, और देश की जनता इनका एनडीए अलायंस का सुपड़ा कोलकाता में साफ ऐसा करेगी। कल एक रिपोर्ट आया था कि ओबीसी का जो आरक्षण था उसे कैंसिल किया गया है। जी हाँ, और दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा कि हिंदू खतरे में है, इस तरह के आए दिन लोगों के जुबान पे एक चर्चा है, और सरकार तो आपकी है पिछले 10 सालों से। ये दोनों विषय में क्या कहेंगे जी, आप? आपके ये दो प्रश्न में जवाब देता हूँ। सबसे पहले तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने कल जो निर्णय दिया है ओबीसी आरक्षण वहां पे कैंसिल का, उसके पीछे कारण है। देखिए, यही तो हम कह रहे हैं शुरू से कि जो संविधान खतरे में है कैसे। कांग्रेस पार्टी ने और एनडीए अलायंस ने, अब जैसे तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में, इन्होंने मुसलमानों को ओबीसी में जबरदस्ती डाला। 77 जाति के मुसलमानों को ओबीसी के अंदर जबरदस्ती फिट किया, बिठाया, और उनको जो टोटल ओबीसी का आरक्षण है उसमें से 66% आरक्षण मुसलमानों को दिया है। यानी हिंदुओं को कितना बचा हुआ? 35%। मतलब ये कितना बड़ा अन्याय हिंदुओं के साथ है, देश के बहुसंख्यकों के साथ है। जबकि अवधेश जी, देश के अंदर संविधान में स्पष्ट तौर से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लिखा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, नहीं दिया जाता। फिर भी ये संविधान को देखिए, यही संविधान का यही हत्या किया, संविधान की हत्या किया ये कांग्रेस ने और तृणमूल कांग्रेस ने। वहां पे क्यों दिया? कर्नाटक में इन्होंने आरक्षण दिया जबरदस्ती, और कुछ जातियों को जबरदस्ती ओबीसी में कन्वर्ट किया। बताइए, अब आप एक धर्म के हो, आप जब अलग धर्म के हो तो आप ओबीसी कैसे हो गए? उनको ओबीसी में डाला कैसे? और वही आंध्र प्रदेश में किया, वहां पे भी आरक्षण किया। तो ये देखो, हाईकोर्ट ने ये इसीलिए आरक्षण ये रद्द किया, और ये हमारी देश की जीत है, ये देश की जनता की जीत है। और नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट तौर से कहा है, ये जो मुसलमानों को जबरदस्ती आरक्षण दिए हुए हैं और देने वाले हैं पूरे देश में, हम होने नहीं देंगे, कतई नहीं होने देंगे। हम संविधान की हत्या नहीं होने देंगे, हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान नहीं होने देंगे। और हम जो हमारे आदिवासी समाज है, एसटी समाज है, ओबीसी समाज है, और उसके साथ ही जो हमारा शेड्यूल कास्ट समाज है, दलित समाज, आदिवासी समाज, ओबीसी समाज, उसके आरक्षण को छीनकर ये जो मुसलमानों को देना चाहते हैं, ये हम हरगिज नहीं होने देंगे। हम इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी जो समाज है, गरीब समाज है, आप गरीबों को दो ना आरक्षण, गरीबों, चाहे वो कोई भी हो, गरीब जो जरूरतमंद है, वंचित है, उनके आरक्षण की रक्षा हम करेंगे, संविधान की रक्षा हम करेंगे। कुछ हिंदुओं का जो प्रतिशत है वो कुछ कम हुआ है ऐसा? जी हाँ, एक रिपोर्ट आई है जिसके अंदर 1950 से लेकर 2015 तक का जो सर्वे हुआ है, उस सर्वे के मुताबिक देश के अंदर हिंदुओं की आबादी 7.89% यानी कि लगभग 8% कम हुई है। और उसकी तुलना में देश में उसी समय में मुसलमानों की आबादी 43% बढ़ी है। अब बताइए कितना ये गंभीर विषय है, कितना चिंताजनक विषय है, भयावह विषय है। मैं तो ये कहूँगा देश के नागरिकों को, हिंदुओं को जागना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और देश की जनता को भी, कि आज में इतना डिफरेंस कैसे हुआ। आज 43% एक समाज की आबादी बढ़ जाती है, और जो ये देश बहुसंख्यक है उनकी आबादी घट रही है। मुझे बताइए, ये देश का जब बंटवारा हुआ था तो किस आधार पे हुआ था? देश का बंटवारा हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ तो ये तो धर्म के आधार पे हुआ था, धर्म के आधार पे हुआ। यानी कि जो पाकिस्तान दिया गया वो मुसलमानों को दिया गया, तो मुसलमानों के लिए हो गया, तो बचा हुआ हिस्सा किसका हुआ? वो तो हिंदुओं का हुआ ना। और ये हिंदू राष्ट्र है ना,
तो फिर हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं की आबादी कैसे घट रही है? और ये जो कार्यकाल की रिपोर्ट आई है ये कांग्रेस की, इसका मतलब देश के अंदर जो ये हिंदू आबादी घटी है इसका पूरा कारण अगर कोई है तो ये कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि इन्होंने हमेशा मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति की है। हमेशा इन्होंने वक्फ बोर्ड लाया, इन्होंने अल्पसंख्यक आयोग लाया, इन्होंने मतलब सारी जितनी भी आयोग लाए, सारी जितनी भी गतिविधियां की वो सिर्फ एक मुसलमानों के लिए। हिंदुओं के लिए क्या किया इन्होंने बताइए? उल्टा हिंदुओं के मंदिरों पर टैक्स लगा दिए गए, हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, कश्मीर से भगाए गए। आज देश की आप स्थिति देखिए, कश्मीर में माइनॉरिटी में है हिंदू, केरला में माइनॉरिटी में हो गए हिंदू, पश्चिम बंगाल में माइनॉरिटी की तरफ जा रहे हैं आप। अब उत्तर प्रदेश में हाल देखिए, आज गांव में लगा दिया गया बोर्ड कि यहाँ पे मतलब हिंदू अपने घर बेच रहे हैं, भाग रहे हैं छोड़ के। मैं महाराष्ट्र में हम रहते हैं, महाराष्ट्र के मालेगांव पड़गा में एक गांव है बोरीवली, वहां पे बोर्ड लगाया गया कि यहाँ पे अब शरिया कानून चलेगा, क्योंकि वहां पे वो गांव में 100% लोग मुसलमान थे। प्रशासन क्या कर रही है? अरे प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की उस वक्त, लेकिन आप देखिए देश में चल क्या रहा है। ये इतनी हिम्मत किसके कारण हुई? ये कि आज यहाँ पे ये मांग कर रहे हैं इस्लामीकरण की। एक कन्हैया लाल इनके कांग्रेस के लड़ रहे दिल्ली से, कल तक कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर थे, वो क्या नारे देते थे जेएनयू से कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ, देश के टुकड़े करने वाली ये टुकड़े टुकड़े गैंग, कन्हैया लाल को सिर्फ एक पोस्ट शेयर किया था एक कन्हैया लाल ने, तो उसके घर के अंदर जाके इन जिहादियों ने उसका गर्दन काट दिया था। कितनी निर्ममता से हत्या की थी। अरे मुझे इसके लिए मैं ये कहता हूं कि ये 65 सालों में देश में सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम तुष्टिकरण किया है और हिंदुओं को गर्त में डालने का काम किया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के हिंदुओं को जगाने के लिए ये कहूंगा, जागो हिंदू जागो, वरना आने वाला समय अब हिंदुओं के लिए ठीक नहीं आपको होगा। क्या लगता है कि इस बार आने वाले चुनाव, यानी कि जो चुनाव चालू है, प्रक्रिया चालू है, 5 चरण का चुनाव हो भी चुका है, 4 जून को जो रिजल्ट आने वाली है, भाजपा को कितनी सीटें मिलने वाली है, महाराष्ट्र में कितनी सीटें मिलने वाली है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर थंपिंग मेजॉरिटी से अपनी सरकार बनाएगी, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने जो एक कहा आंकड़ा होगा 370 ये हमारे लिए बड़ा ही और महाराष्ट्र में कितनी? भावपूर्ण है। उसका कारण ऐसा है कि कश्मीर से 370 धारा हटाई, कश्मीर में खुशहाली लाई, और वो खुशहाली पूरी दुनिया देख रही है। जहां पत्थरबाजी हो रहा था, आतंकवाद आतंक होता था। हम बात कर रहे हैं कितनी सीटें आएंगी उस पर बताइए आप। देखिए देश में हम 400 पार जा रहे हैं। मोदी जी, एनडीए की हमारी जो सरकार है, 370 बोले, अभी 370 भारतीय जनता पार्टी की आएगी और 400 हमारे एनडीए अलायंस की आएगी। और महाराष्ट्र में कितनी आ रही है? महाराष्ट्र में हम 45 से ज्यादा सीटें महाराष्ट्र में जीत रहे हैं। ये तो थे शैलेश पांडे, जिन्होंने हमसे बात करते हुए जो विपक्ष ने इनके ऊपर आरोप लगाए उसका इन्होंने जवाब दिया है। चाहे वो संविधान खतरे में हो, चाहे हिंदुत्व के प्रतिशत जो कम हो रहा है, आने वाले 4 जून को जो रिजल्ट आने वाला है, 400 पार किस तरह से आएंगे। युवाओं के लिए रोजगार की बात की है, अब तो ये आने वाला समय ही बताएगा कि 4 जून को जो रिजल्ट लगने वाला है, भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार किस तरह से बनाने वाली है। क्या वो 400 पार लाएगी या 300 लेके आएगी, या फिर विपक्ष बाजी मारेगा, ये तो देखने वाली बात है। बॉन्ड इंडिया के लिए अवधेश राय की रिपोर्ट।